एंड वेलकम टू ज़रा हट के। आज जुमा है, आपकी कॉल्स दी जाती हैं। पहले कॉलर हैं सईद रशीद साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं सर? अच्छा, इस हफ्ते की जो न्यूज़ है, बड़े अफसोस के साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे ताकतवर हल्के हैं उनके लिए लम्हे फिक्रिया है। और मैं ये मैसेज भी उनको देना चाहता हूँ कि वो जरा गौर तो करें हो क्या रहा है। ये देखिए 65 साल से ये एक मिथ थी यहाँ कि छोटे 3 सूबे में से कोई ना कोई पार्टी, अख्तर किसी वक्त भी ये बात बोलते थे और खिलाफ बात करते थे उनके, मगर ये 4-5 साल से अगर आप गौर करें तो सबसे बड़े सूबे से ये आवाज उठनी शुरू हो गई। और वो बड़ी पार्टियां, जो बड़े सियासतदान जिनको इलेक्शन में भी फतह आ रही है और उनकी पजराई हो रही है उस बात से कि ये हमारे हल्के इस तरह इन्वॉल्व होते हैं और ये होते हैं। और मुझे हैरत उनके उस बयानिए पे से नहीं है, मुझे हैरत उनपे है जो, बल्कि मैं तो कहता हूँ वो जो नॉर्दर्न एरिया में सैर करवाते हैं ना लोग, उसकी वजह इन लोगों को सैर करानी चाहिए जो इनके माउथ पीस हैं, जो सुबह से शाम तक फौजी आके बैठते हैं। और कुछ माउथ पीस में नाम लेता हूँ, इरशाद भट्टी साहब हैं, वो आरिफ भट्टी साहब हैं, और फिर वो साबिर शाकिर हैं, वो चौधरी साहब हैं, फिर ये काशिफ अब्बासी है, और फिर वो शरीफ है आई वाला हसन निसार है। ये रात दिन बैठ के ये बातें कर रहे हैं कि अभी पेज पे नहीं है, अभी जब तक ये लीक आएंगे तो वो है इत्तेहादी अलहदा नहीं होंगे। क्या वो स्टैंड करना चाह रहे हैं उनकी बात को, जो वो लोग कह रहे हैं कि हाँ ये सब कुछ होता है? मैं तो कहता हूँ इनको नॉर्दर्न एरिया ले जाना चाहिए। लम्हा फिक्रिया इनके लिए कि आपकी इस बात को वो स्टैंड कर रहे हैं रात दिन बैठ के कि ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, हाँ ताकत तो यही की है, यही सारा कुछ करते नहीं। अभी तो हालात खराब नहीं हुए, हाँ इमरान के साथ सेटिंग हो गई। भाई क्या कहना चाह रहे हैं आप इसको? और मैं आपको आखिर में एक बात ये बोलना चाहता हूँ कि जरा सा गौर से मेरा ये मैसेज पहुंचा दे शेख रशीद को कि मुझे ये बताएं कल को ऐसी कोई बात हो गई तो क्या वो गेट नंबर 4 पे खड़े होंगे या खान का साथ देंगे? और तीसरी बात एक और मैं करूँ, अभी भी रह गई। शाद भट्टी साहब हैं और हसन निसार, जी, इनको मेरा एड्रेस दे दिए, मेरा नाम दे दिए, एक दफा मेरे साथ इन्हें चैनल पे बिठा दें, मैं इनकी तबीयत साफ कर दूंगा। इस तरह की बातें करते हैं टीवी में आके, इनके पास कोई और हर चैनल आजकल इनको ले रहा है वो इरशाद भट्टी साहब को, सिर्फ इसलिए कि उनकी रेटिंग बढ़ जाए। ऑल फॉल बोलते हैं। भाई आप क्या नुकसान कर रहे हैं मुल्क की? उस इदारे के खिलाफ आप, ये वो दाना दोस्त और दुश्मन वाली बात है कि आप दोस्त बन के उसके खिलाफ ऐसी बात कर रहे हैं जो स्टैम्प कर रहे हैं इस बात को कि भाई यही है सब कुछ करने वाले, और हमें भी पता है कि कौन है करने वाला, मगर आप स्टैम्प क्यों कर रहे हैं इस बात को बार बार आके? सही। और आप देखते हैं अभी। ठीक है सईद भाई, आपका तबसरा मुफस्सिल है। और नाज़रीन को मैं बताता चलूँ, ताकतवर हल्कों से यहाँ मुराद गुजरांवाला के पहलवान हैं। मेरा ख्याल है कि टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन की बात नहीं थी, क्योंकि बार बार सैर की। कामरान अली भाई नवाबशाह से। जी कामरान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। ये अक़वाले कायदे आज़म जो अमल का पयाम देते हैं, हम दफातर में इनको लटका कर डेकोरेशन का काम लेते हैं। ऐसा ही है। अब सर, सही है। दफातर के अलावा हम बटुओं में भी अक्सर उनकी तस्वीर वाली, वो डेकोरेशन के लिए नहीं है सर। हाँ जी जी। इनके अंदर जो है सर वो मोटरवेज पे सीपेक के मंसूबों पे काम इल्तवा का शिकार है। अभी वजीर आजम साहब ने इफ्तिताह करना था M6 मोटरवे जो कि सक्खर से हैदराबाद बनना था, अब उसका भी 3 महीने पेंडिंग के अंदर डाल दिया है इफ्तिताह, वो यानी उसका काम शुरू नहीं हो सका। और दूसरा ये है कि मटियारी से लेके सर सकरन तक जो आने वाली सड़क है कराची से जो लाहौर जा रही है, वो नेशनल हाईवे बहुत ही ज्यादा खस्ता हाल है। उसका रिपेयर मेंटेनेंस का 3-4 दफा जो है वो खुली कचहरी जो ऑनलाइन NHA करता है, उसमें भी इस चीज का वो उन्होंने वादा किया कि हम 6 महीनों में करवा देंगे काम, लेकिन पूरा साल गुजर गया, कोई काम नहीं हो सका। तो इस हवाले से सीपेक के मंसूबों के हवाले से जो सिंध में तात्तुल का शिकार है, उस हवाले से आप भी जो है वो किसी सीपेक के स्पोक्स पर्सन या फिर NHA के को लाइन पे लें, उनसे मालूमात करें कि सिंध में आखिर क्या वजह है कि सिंध को क्यों बैकफुट पे रखा हुआ है। ठीक है, हम बात करेंगे और आपकी रिक्वेस्ट हमने ये वैसे बात काफ़ी चल भी रही है कि देयर हैज़ डेफिनेटली बिन अ स्लो डाउन। अब मुझे नहीं पता कि वो फेज़ में जा रहा है या पाक चाइना रिलेशंस का इशू बना हुआ है या क्या है, लेकिन वो जो मतलब गेम चेंजर था, अब उसके बारे में ज़्यादा आप सुनते नहीं हैं सच।
कामरान भाई की ट्वीटें और उनके तबसरे सुने। अच्छा, मैं सीपक की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं कामरान भाई की बात कर रहा हूँ। ठीक है, राहिल अशर है कराची से। जी राहिल जी, अस्सलाम वालेकुम जी जी। अपना मुबशिर रही साहब, जवाहर साहब, एक बात करूँगा जी कि अभी जो KPK में इलेक्शन हुए उसके बाद जो आपके हमारे इस मुल्क के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उन्होंने एक बयान दिया कि जी क्योंकि जमयत इस्लाम मौलाना फजल रहमान की पार्टी जीत गई है, वो एक एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है और वो इस किस्म की पार्टी। मेरे उस हवाले से 2-3 बात करूंगा कि जी पहली बात ये है कि ये जो फवाद चौधरी साहब जिस आइन के तहत वजीर बने बैठे हुए हैं, ये आइन बनाने में मौलाना मुफ्ती महमूद साहब का बहुत बड़ा किरदार है और उनकी पार्टी का भी किरदार है 1973 में। अगर इनको इतना बड़ा उनकी जीत लग रही है तो छोड़ दें भाई, उसी आइन के तहत आप वजीर बन के बैठे हुए हैं, उसी आइन के तहत आपकी हुकूमत चल रही है और वहाँ पे अगर वो इलेक्शन जीत गए हैं तो आप उनको एक एक्सट्रीमिस्ट पार्टी कह रहे हैं। जो एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है TLP, उसके साथ आप लोग मुज़ाकरात करते हैं, उनके सामने आप हथियार डाल देते हैं, पुलिस वाले बेचारे शहीद होते हैं, मारे खाते हैं, उनको कोई नहीं पूछता। और उसके बाद ये कि सुनने में ये भी आ रहा है कि जी पंजाब में TLP को एक MQM की तरह से प्रोजेक्ट करके लाने की कोशिश की जा रही है। तो इस हवाले से बताइए कि जी इस किस्म की बातें करना नेशनल मीडिया पे ज़ेब देता है। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। वो बहुत बातें हैं जो ज़ेब नहीं देती, लेकिन जहाँ तक ये बात है कि देखें, इंसाफियों की तारीख ना 2000 के बाद शुरू होती है। ये बात आप जो पहले हो चुका 1992 से नहीं शुरू होती? नहीं। अच्छा, पॉलिटिकल हिस्ट्री। हाँ, पॉलिटिकल हिस्ट्री उनको लगता है कि 2000 से पहले कुछ नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल। और जाहिर है जो कुछ भी हुआ है वो नया है। शेख अशफाक पुरी हैं हमारे साथ डेरा इस्माइल खान से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। बस आपकी दुआ चाहिए जी। जी, मैं तो एक बूढ़ी हेल्थ वर्कर की इल्तिजा लेकर आपके पास आया हूँ। सर फरमाएं। कि उसने 18 साल सर्विस की है। 18 साल के बाद जब वो 60 ईयर की हुई तो उसको उन्होंने कहा कि सबरिलेशन बेसिस पे उनको घर भेज दिया। हालांकि हुकूमत ने उनको पेंशन के काबिल करार दिया था। तो 2014 में उसको उन्होंने सबरिलेशन की वजह से, क्योंकि 60 ईयर उसकी एज हो गई थी, 18 साल सर्विस की है, न पेंशन दी है, न ही जो उसका तनख्वाह का एरियर बनता है 68,000 वो आज तक नहीं दिया। वजीर आजम को कई दफा लिखा है, DG हेल्थ को लिखा है, मिनिस्टर हेल्थ को लिखा है, कोऑर्डिनेटर हेल्थ को लिखा है, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं आ रहा। अभी वो बीमार है, वो बोल नहीं सकती है। तो मैंने उसकी तरफ से आपको रिक्वेस्ट की है कि खुदारा ये बूढ़े पर रहम करें, ताकि ये बूढ़ी जो है अपनी, उसको अगर पेंशन नहीं देते हैं उसकी जो अपनी वो है तनख्वाह का एरिया है वो भी 68,000 वो तो उसको अदा कर दें। ठीक है, बिल्कुल अशफाक साहब, कम से कम इतना तो होना चाहिए। आप चाहें तो वज़ीर आज़म के पोर्टल के ऊपर अगर आप कंप्लेन कर लें, मतलब होगा कुछ नहीं, लेकिन तो ये कि कम से कम फिर भी कर लें, वो उस पर कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाता है, मूवमेंट हो जाती है। बाकी जो फॉर्मल तरीके मेरा नहीं ख्याल पेंशनर्स बहुत होती है कि इशू हैज बीन रिजॉल्व्ड, लेकिन इशू रिजॉल्व नहीं होता, यही मूवमेंट है। इरफान शेख हैं जी कराची से ही। जी अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। वालेकुम सलाम। जरी साहब, मैं दो बातें आपसे करना चाहूँगा। एक बात तो ये है जी, ये नौआबादियाती दौर गुजरे हुए बहुत वक्त गुजर गया कि जब फैसले लंदन में हुआ करते थे, गोल में कॉन्फ्रेंसें लंदन में हुआ करती थी, कांग्रेस पार्टी बनी, सबसे पहले अंग्रेजों ने ही बनाई कांग्रेस, हिंदुस्तान के लोगों को मतलब सियासी शऊर देने के लिए। फिर उसी कांग्रेस के कुछ लोगों को शामिल करके मुस्लिम लीग बनाई गई लंदन के मतलब इशारों के ऊपर। लेकिन अभी भी वो नौआबादियाती दौर ख़त्म हो गया है, लेकिन हमारी सियासत का महवर जो है वो लंदन ही है। अभी भी आ रहे हैं कि लंदन से इशारे मिल रहे हैं, लंदन में कोई फार्मूला तैयार हो गया है, तो लंदन हमारी ज़िंदगी से कब ख़त्म होगा। और दूसरी बात ये है जी कि बांग्लादेश के हवाले से आजकल हमारे बहुत से दानिशवर जो है बैठे हुए हैं, बहुत उनकी हमदर्दी में बातें कर रहे हैं बंगालियों की, और कोई अच्छी बुरी बात नहीं है उनकी हमदर्दी में बात करना, लेकिन वो लोग बातें कर रहे हैं जो 1971 में बंगालियों की जदोजहद के मुखालिफ थे और उनके खिलाफ यहाँ जुलूस निकालते थे, याया खान की हिमायत में आबर्शन के हक में जुलूस निकालते थे। मैं खास तौर पे अभी कल मैंने एक उनका ट्वीट पढ़ा है शफी नकी जामी का जी। उन्होंने फरमाया कि जी
इतना 1000 एकड़ वो मुरबा मील एरिया जो था बांग्लादेश मगरबी पाकिस्तान का भी इंडिया ने ले लिया। तो हम लोग उस वक्त क्या सो रहे थे? तो भाई हम लोग सो नहीं रहे थे। यही लोग जो था ना, शफी नकील जामी वाले लोग, ये लोग सड़कों पे जुलूस निकाल रहे थे याह्या खान की हिमायत में, और उनको मर्दे आहिन करार देते थे ये लोग, जनरल याह्या खान को। लेकिन इरफान साहब 50 सालों में बहुत कुछ गुजर भी जाता है ना, बहुत कुछ बदल, सीखते नहीं है ना, मसला ये है कि कुछ लोग देखें, लेकिन जिनकी ये बात करें, अब देखें किसी का अगर 50 साल पहले एक पॉइंट ऑफ व्यू था और अब वो शायद सीख के समझ के अपने पॉइंट ऑफ व्यू को तब्दील किया है, तो मेरा नहीं ख्याल आई डोंट थिंक सो कि किया है, क्योंकि वो जिस तरफ इशारा नहीं, वो इन्होंने जमात इस्लामी की तरफ इशारा किया। हाँ। जो याह्या के हक में जुलूस निकाले थे उन्होंने, ज़िया के हक में भी निकाले, फिर मुशर्रफ के साथ भी रहे, MMA भी गए, तो वो इनकी बात ठीक है। जहाँ तक नौ आबादियाती दौर की जो आप बात कर रहे हैं वो इवॉल्व हुआ है, अब नून आबादियाती दौर आ गया है, तो डेस्टिनेशन लंदन ही है। हाँ। क्या हो रहा है उस बारे में आप तरह तरह के तबसरे सुन रहे हैं। एक फ़र्क वैसे ये है कि उस वक्त मतलब लंदन वालों की प्लानिंग थी, इस वक्त लंदन सिर्फ एक डेस्टिनेशन है। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि भाई वो कोई MI5 या MI6 या कोई उनकी पार्लियामेंट चला रही है, जस्ट सो हैपन्स कि वो लंदन में बैठा हुआ है। अब कहीं और भी हो सकता था, लेकिन जाहिर है लंदन इज़ अ लिटिल बिट मोर अपीलिंग, वहाँ पे जगह वगह भी है ना रहने के लिए। अब हर जगह तो नहीं जगह होती बंदे के पास रहने के लिए। वक्फा ले लें। वेलकम बैक। मैं अगले कॉलर हैं अली तासा साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। साहब और मुबशर साहब, एक अहम मसला ये है कि कोर्ट ने फैसला किया हुआ है कि जो मुलाजिम रिटायर हो जाएगा उसको ग्रुप इंश्योरेंस जो स्टेट लाइफ डिडक्ट करती है वो दे दी जाएगी। पहले तो ये उसूल था कि साहब वो इंतकाल कर जाए तो, मगर अब ये कि हमारे पैसे डिडक्ट होते रहे तो ये अभी तक नहीं दे रहे। सिंध गवर्नमेंट ने एक कमेटी बना दी कि साहब ये डिसाइड करेगी, मगर कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं। उल्टी सीधी बात करते हैं कि वहाँ पैसे चले गए, ओमनी ग्रुप में चले गए, ये हो गए वो गए, मगर स्टेट लाइफ पैसे नहीं दे रही। और एजी सिंध में जो लोग जाते हैं तो कहते हैं स्टेट लाइफ रिव्यू कीजिए, हालांकि कोर्ट ने डिसाइड किया हुआ है मैटर को, सिंध गवर्नमेंट को इस पर तवज्जो नहीं दे रही कि भाई जो रिटायर हो गया मुलाजिम उसके पैसे कट चुके। बिल्कुल बिल्कुल आपका हक है अली भाई। तो आप एक पिटिशन एप्लीकेशन डाल दीजिए कंटेम्प्ट की कोर्ट में, तो आप देखिएगा कि सीधे होकर के खुद ब खुद ये मसला हल हो जाएगा। मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि और कोई तरीका नहीं है, रास्ता नहीं है। जिस फैसले को कोर्ट ने दिया है आप उसके वहाँ एक दरख्वास्त जमा करा दें कि कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा, क्योंकि पेंशनर्स का मसला इतना बड़ा है, चाहे वो नेशनल बैंक के हों, चाहे वो PTCL के हों, हज़ारों लोग बेचारे मर गए इंतज़ार करते करते। और अदालतों ने भी कुछ जगह बसद माजरत फंसाया हुआ है। अभी तक नेशनल बैंक का केस जो है एक सिर्फ रिव्यू बचा हुआ है और वही चले जा रहा है पिछले 4 साल से। तो 4 साल से रिव्यू यार, मतलब बहुत ज़्यादा ज़्यादती की बात है। लेकिन यही एक तरीक़ा कार है कि अगर आप कर सकते हैं, उस पर भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उम्मीद की वाहिद किरण शायद वही है। तो को बहुत बड़ी किरण नहीं है, लेकिन यही है। हाँ, इम्तियाज़ हुसैन है कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, आप दोनों को अल्लाह सेहत जिंदगी दे। 2 छोटी छोटी बातें शेयर करनी थी सर। पहली बात तो ये कि जो मौजूदा हुकूमत ने जो आवाम के साथ जुल्म और सितम बर्बीरत करनी थी कर दी, तो ये तो अपोजिशन पे एहसान हुआ, क्योंकि अगर अपोजिशन वालों की हुकूमत आती है तो 100 साल तक भी कोई अपोजिशन को गलत बात या गाली नहीं देगा। और 2 साल आप लोग अपनी टीम जो है सुई यानी कि बलूचिस्तान भेजें और ये तहकीकात करवाएं कि वाकई गैस की किल्लत है, क्योंकि मेरे नॉलेज और मेरे तजर्बे के मुताबिक बलूचिस्तान में गैस और मादनियात की कोई किल्लत नहीं है। किल्लत है तो शायद इनके नए कुएं खोदने और सप्लाई देने वाले सिस्टम की है। तो इस पे आप एक जामे प्रोग्राम कभी आप लोग बनाएं। अल्लाह ने आपको वसाइल दिए हैं ताकि झूठ का झूठ और सच का सच सामने आ जाए आवाम के, क्योंकि आवाम को बहुत इस तरह में मुब्तला किया हुआ। अल्लाह इन पे रहम करे, हम पे भी रहम करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि हमारी कैपेबिलिटी है कि हम पता करें कि अंडरग्राउंड कितनी गैस बची है। या नहीं, मेरे ख्याल में सुई के हवाले से देखिए वो तो
आ ही रहा है कि 9% एवरी ईयर डिप्लीट हो रहे हैं। तो ठीक है, चलो देखते हैं। अली शेर साहब हैं मर्दान से। जी अली भाई। सर सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। सर आप सुनाए। अच्छा सर, मैं सर ये मर्दान का हूँ और बल्दियाती इंतखाबात के बारे में ये ना कि ये लोग झूठ बोल रहे कि टिकट गलत मिले थे। इस लोगों ने वोट ही नहीं देना है क्योंकि इस लोगों ने बहुत मोहब्बत की। अभी लोग इतना नफरत करते हैं। सर आप मेयर की बात छोड़ दे, आप कौंसलर यूथ और किसान की बात कर रहे, जिधर एक भी पीटीआई का पूरा सत्ता जिलों में नहीं जीते, एक भी नहीं जीते। कोई झंडा लगाने के लिए, मेरा खुद कभी खानदान में हमारे इलेक्शन नहीं हारे और मेरा भाई और भतीजा ऐसा हारे कि मैं आपको क्या बताऊं, चुपने का रास्ता नहीं मिल रहा था। और इस लोगों को कभी भी वोट नहीं मिलेगा। अगर वोट मिलेगा तो एएनपी को मिलेगा या मौलाना रहमान को मिलेगा। सर इस लोगों ने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। और सर कोई झंडा भी नहीं था। अच्छा अली शेर भाई, कोई क्या एक बात मुझे ये बताइए कि आपके ख्याल में एएनपी या जेयूआई के पास कोई है प्लान चीज़ों को बदलने का? सर प्लान हो या ना हो, इस लोगों के पास कौन सा प्लान है? कोई प्लान नहीं है इनके पास, तो पता नहीं क्या है। कौन सा प्लान है? ये भी बात ठीक। बात तो सही है। जो डबा लेता था आज मैं 2000 का लेता हूँ। सही बात है। जो अच्छा सर 550 का जो लेता था आज 120 का लेता है। इस लोगों के पास कौन सा प्लान है? इस लोगों ने तो बेड़ा गर्क कर दिया सर। तो अली साहब आपका कहना है कि ये जो वोट उनके खिलाफ पड़े हैं ये गुस्से में पड़े हैं? ये सर खुदा की कसम से मैं खुद ये इलेक्शन का प्लान में था और घर घर जा रहे थे। मैं एक कंप्लेन में था और एक छोटे बच्चे ने पीटीआई का झंडा बाहर निकाला। एक बंदा ऐसा भाग गया, मैंने बोला क्या कोई धमाका हो गया। जब मैंने देखा वो बच्चे को कह रहा था पीटीआई का झंडा अंदर करो वरना हमें वोट नहीं मिलेगी। सिर्फ मेयर ने आखिरी दिनों में झंडा लगाया है। आखिरी दिनों में पूरा मर्दान सवाबी में मैं फिरा हूँ, लेकिन कोई काउंसलर डर की वजह से पीटीआई का झंडा नहीं लगाया था। हमारे मोहल्ले में एक बंदा था, वो भी हार गए। जितना भी तरह उस लोगों ने आजाद उम्मीदवार से खड़े थे, लेकिन एक काउंसलर, एक यूथ या एक जो है ना किसान नहीं जीता है। और ये जो मेयर और आइंदा भी पड़ेंगे, ये नहीं कि ये कंटिन्यू का वो ये आइंदा भी ऐसा होगा। और हजारा में और मलकन में तो इस लोगों का ऐसा मैं यही सही कह रहे हैं। अभी हम यही बात कर रहे थे कि खान साहब ने कह तो दिया है कि अगले जो मरहला आएगा उसमें बिल्कुल हम स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे और गलतियों से सबक सीखेंगे। लेकिन जो अगला मरहला आ रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई उसमें कुछ कर पाएगी। हज़ारा बेल्ट में तो आपने जितनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी है अपने पूरे इंतज़ामी ढांचे को तेज़ाब में घोल दें, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो उसमें तो जाहिर है नून लेके जाएगी, मालाकंड में भी तो पीपल्स पार्टी का भी वहाँ वो है, एएनपी का भी है। तो मुझे नहीं लगता कि खान साहब को मेरे ख्याल में अगले जनवरी में, हाँ 16 जनवरी लेट्स सी देखते हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया हमसे अपनी थॉट्स शेयर करने का। बिल्कुल। मोहम्मद अशरफ साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम अशरफ साहब। वालेकुम सलाम जनाब मुबशिर साहब जी और सर। लवली खोड़ो साहब। सर परवरदिगार आपको और आपकी टीम को अपनी आपको भी आमीन। समझे। बात कहने की है कि पूरा पाकिस्तान चिराग पा है, चीनी पर, आटे पर, पेट्रोल पर, सही बात, हर चीज पर। और वाखुदा ये पाकिस्तान की ये सही सिंह जा रही है। अब वो वक्त चला गया कि लोग पर्सनालिटी को देख के वोट देते थे। पेट में रोटी नहीं है, पाँव में जूता नहीं है, भुट्टो को वोट मिलते थे। नवाज शरीफ को या किसी को भी पिछले इलेक्शन तक जी पर्सनालिटी को जी बड़ा खूबसूरत है जी, क्रिकेटर रखना बहुत हैंडसम है। सबको पता चल गया कि वोट जो है ना किसको देना है। तो ये बहुत अच्छी बात है, जो भी हो रहा है ये मुल्क के लिए अच्छा हो रहा है और आवाम के लिए भी अच्छा हो रहा है। आइंदा कम से कम हम वोट डालते वक्त नजदीक का चश्मा पहन के वोट डालेंगे कि कहीं गलती से इधर उधर ना हो जाए, पर्सनालिटी को ना लग जाए, खूबसूरती को ना लग जाए, समझे ना, खुन्नस का वोट ना डल जाए। ये सब खत्म हो गए। पर्सनालिटी, खुन्नस, पहले 2 वोट हुआ करते थे, एक भुट्टो वोट, एक एंटी भुट्टो वोट, समझे ना। अब वो सिलसिला खत्म हो गया। इंशाल्लाह आप आगे देखिएगा, उससे अगले इलेक्शन में वोट देखिएगा। चलो तो हम उन नाच को जरा सब्र करना चाहिए कि अब भुगते जी
और मैंने भी बखुदा इमरान खान को ही वोट दिया है, समझे ना, तो जरा बर्दाश्त करें। और ये मुल्क सही सिंह की तरफ जा रहा है बस। चलो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग और पॉजिटिव व्यू है और होना भी यही चाहिए। हमारे भाई बात कर रहे हैं पॉलिटिकल एवोल्यूशन थ्रू डिसअपॉइंटमेंट। ये घबराना नहीं है। नहीं, थीसिस अच्छा है यार, इस पे सोचना पड़ेगा। हम सोचते हैं, वक्फा लेते हैं। वेलकम बैक। अगले कॉलर हैं अब्दुल वहाब साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, क्या हाल है आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल खैरियत से, आप सुनाएं। माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम जा रहा है। सर मेरी गुजारिश ये थी कि अभी 20 दिन पहले मेरे भाई के गुलजारी सेक्टर 10 में मेरे भाई रहते थे। उन पे अभी जो है किसी डकैती हुई थी घर पे, तो उनको पुलिस में थे वो ना, ओके, तो उनको शहीद कर दिया डकैतों ने। तो उसके बेटे को भी गोलियां वोलियां मारी शहर में, तो वो कहीं जो है ऐसी फ्रैक्चर हो गई, टूट गई, यानी कि रात डल गई। जिन अस्पताल में कोई हमला भी नहीं देखने वाला थी, हड़ताल हुई, तो परेशानी से बड़े गुजरे हम लोग। बच्चे को अभी तक जो है कुछ न कोई मीडिया का नुमाइंदा नहीं आई कि उसके इंटरव्यू वगैरह लेते क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तब तक तफ्तीश चल रही है, तो रिपोर्ट सामने नहीं आई। एक बात, दूसरी बात ये कि मैं भी घर पहुंचा, इतना ट्रैफिक जाम था आज कराची के अंदर। 8 बजे का नवा टावर मैं भी घर पहुंचा हूँ, मैं इतना ट्रैफिक जाम। मैं चलने की जगह घर पे आओ तो गैस पानी नहीं मिलता, और बाजार के अंदर ये हाल है। हमारे गुलशन ब्लॉक 2 में इतने ठेले और चलने का रास्ता नहीं है, कोई नुमाइंदा हुकूमती नहीं आता, कोई रेट लिस्ट वगैरह चेक करे। महंगाई लोग अपनी मर्जी से चला रहे हैं, और TMC वाले आते हैं तो सब ठेले वाले गायब हो जाते हैं, उसके बाद फिर वो दोबारा लग जाते हैं। महंगाई समझ में नहीं आता कि आदमी चाहे तो क्या करे क्या ना करे। सही बात है वाह भाई, ये तो बहुत ज़्यादा लोगों के मसाइल हैं, महंगाई और लॉ एंड ऑर्डर कराची में लेटली तो बहुत ज़्यादा यार, बहुत ज़्यादा। स्ट्रीट क्राइम दोबारा बढ़ते जा रहे हैं, एंड डकैतियों के बारे में आप बार बार सुन रहे हैं। अभी हाल में वो 4 साल की बच्ची क्रॉस फायरिंग में हलाक हो गई, जान बहक हो गई। तो और जब अब यही होता है ना कि अब, और जब आप वैसे तो चलो आप बंदा बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब जैसे अभी अब्दुल वहाब साहब, पहले ही आप एक मुश्किल में हो, एक सदमा, और फिर ऊपर से हर एक चीज़ में कोई ना कोई मसला आ रहा है, तो एक पॉइंट आता है, बंदा कहता है कि यार या तो जलो या तो जला दो। सही बात, यही एक मेंटालिटी बन जाती है। फिर इम्तियाज़ अली साहब हैं स्वात से। वालेकुम सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप दोनों को और जूस तिन्नों और ये सबको मेरे तरफ से सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मैं स्वात के पीछे का हूँ, और यहाँ पर जो आप लोगों को पता है इलेक्शन हुआ जी, और तब्दीली का आगाज यहाँ से हुआ, और अब तब्दीली जो है ना यहाँ से अब खत्म हो रही है, और बहुत बुरी तरह खत्म हो रही है। असल वजह आप सबको पता है, महंगाई और जो है वो बेड गवर्नेंस है, करप्शन है, और बहुत ज़्यादातर मसाइल है। अब इंशाल्लाह जो दूसरा मरहला है वो इमरान खान का है कि मैंने खुद निगरानी करनी है, और इमरान खान साहब जिस चीज़ में हाथ डालते हैं तो वो और ख़राब हो जाती है ना। अगर वो कह रहे कि चीनी महंगी की है, इसको मैं कंट्रोल करूँगा, या किसी चीज़ के बारे में कुछ कह देना, तो वो ऊपर से और आसमान के साथ। साहिवाल पर भी खुद इन्वेस्टिगेशन पर नजर रखेंगे। जी जी, हेलो, जी सुनिए सर। अच्छा, अब ये कह रहा है कि ये दूसरा मरहला है, मैं खुद निगरानी करूंगा, तो इसमें जो पहले मरहले से इसमें बुरा हाल ही होगा उसका क्योंकि आप लोगों को जो पुरानी गवर्नमेंट है, जो चोर लोग है, जो वो उनको बुला कहते थे ना, वो पसंद है, और दोबारा वो उन लोगों का इंशाल्लाह यहाँ पर आएंगे। और मलकन डिवीजन आपको पता है, यहाँ पर PTI जो है ना, मेरे ख्याल में 30 सिक्योरिटी नंबर की भी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रांग पार्टी है TMLN है, वो इंजीनियर में मुकाम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, और इसके बाद ANP बहुत अच्छी है, और CPP है मलकन में। तो इन 3-4 पार्टियाँ जो है वो मुकाबला इनके आपस में होगा, और इमरान खान के जो हालात होंगे, वो जो पिछली बार हमारा हला हुआ तो उसमें सेकंड हुई था, तो इसमें तड़ या चार का जाएंगे। जहाँ तक स्वात का ताल्लुक है, यहाँ पर वज़ीर आला जो है यहाँ का है, तो मैं ये चीज़ के इमरान खान साहब से सवाल करता हूँ कि क्या अगर स्वात में हार गया ना आपका PTI,
तो क्या वो फिर आपको भेज दे कि घर हम जो वजीर आला है उसको वापस कर भेज देंगे? बाकी जो MPS है या MNS है उन पर आपने गुस्सा निकाल दिया, ये होगी ना, तो क्या अगर वजीर आला साहब यहाँ पर हार गया ना दूसरे मरहले में स्वाद के, तो उसके साथ आप क्या करेंगे? तो यही सवाल है आपकी। देखिए ये तो इम्तियाज अली वो एक और आपने खुद ही बता दिया, वो एक और नोटिस ले लेंगे। हाँ, मतलब उसमें क्या वो है, वो आपको पता है। नोटिस मिल लिया, कख नहीं हिलिया। हाँ। फरूख हसन साहब हैं कराची से, या हसीन है जी? फरूख हसन, अस्सलाम वालेकुम जी। फरूख, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी भाई। सर आप टीवी देख रहे हैं? अगर आप टीवी देख रहे हैं तो उसको नहीं टीवी। अच्छा बताएं अपनी बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। फरूख हसन है, PIA से ताल्लुक है। ताल्लुक था, 27 साल सर्विस की है। अभी लास्ट दिसंबर में 31 जनवरी को VSS अनाउंस हुआ था और हमने 1924 लोगों ने ये VSS अप्लाई किया था। उसमें एडमिट ऑर्डर में ये कहीं जिक्र नहीं था कि आपको इमरजेंसी एडमिशन हॉस्पिटल नहीं मिलेगा, आपके टिकट नहीं मिलेंगे। बहरहाल इन्होंने, हमारे PIA ने, CO ने इतनी नाजायज की है कि 1924 लोगों में से तो कई लोगों की विदिन 3 मंथ डेथ हो गई। इन्होंने पेमेंट जो है हमें देनी थी 31 जनवरी को, जो इन्होंने कहा था कि 31 दिसंबर को हमें ड्यूटी से ऑफ कर दिया है, 31 जनवरी को इन्होंने पेमेंट देनी थी, जो इन्होंने नहीं दी। इन्होंने तकरीबन 4 से 5 महीने पेमेंट डिले करी। उसमें कई लोग, 4 लोग तो रिकॉर्डेड है कि वो लोगों की डेथ हो गई है। पेमेंट ना होने की वजह से बैंकों ने उनके घरों पे हमले कर दिए और बाकायदा उसमें हमारे पास ये सबूत हैं और ऑन एयर भी गए हैं कि इन लोगों PIA ने किसी को पेमेंट नहीं दी, कि 4 महीने बाद पेमेंट दी। वो भी इतनी कटौती करके जी, किसी के 3 लाख, किसी के 4 लाख, किसी के 8 लाख, मेरे खुद तकरीबन 2 लाख रुपए काटे इन्होंने। और इसके बाद जो है इन्होंने किसी किस्म का, सबसे बड़ी बात है, हमें PIA ID नहीं दिया। देखिए जिसकी 27 साल, 30 साल, 35 साल नौकरी है उसको VSS दे रहे हैं तो कम से कम उसे ID तो दे। अब कोई बंदा पूछता है हम क्या बताएं, हमारे तो PIA जा भी नहीं सकते हैं कि हमारे गेट पे नहीं जा सकते, हमारे पास ID नहीं दिया इन्होंने, हमारे टिकट रद्द कर लिए इन्होंने। और इन्होंने जो इन्होंने समाप्त लास्ट पहले जब गोल्डन सेकंड आया था सबको टिकटों की पेमेंट अनाउंस दी थी। इस दफा इन्होंने टिकटों की बिल्कुल पेमेंट कोई नहीं दी। सारे खूब गश्त कर लिए, ना हमारा मेडिकल है, ना हम कहीं जा सकते हैं, ना किसी आ सकते हैं टिकट। और इन्होंने इतनी लेट पेमेंट की, लोगों के साथ ये हालत की है कि लोगों का दर बदल। ठीक है फरूख भाई, आपकी बात जो है पहुंच गई और जाती है अगर हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक वक्फा लेते हैं। वेलकम बैक। फहमीदा शमीम साहिबा हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। देखिए मैं आपसे ये कह रही थी कि कराची जो है वो क्या लावारिस है? जी बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। देखें कुत्ते यहाँ पे इतने भर गए हैं कि कोई हद नहीं है। एक घर के आगे 10-10 कुत्ते खड़े हुए और माशाल्लाह हमारी इंसान और कुत्ते में कोई फर्क ही नहीं रखा हुकूमत। हमारी हुकूमत भी बस अल्लाह माफ करे डॉगियों से कम नहीं है। हाँ नहीं, कुछ 4 टांगों वाले कुत्ते हैं, कुछ 2 टांगों वाले कुत्ते हैं, हर जगह घूम रहे होते हैं। कुछ बाइक चला रहे होते हैं, कुछ गाड़ियाँ चला रहे होते हैं। बिल्कुल फहमीदा साहिबा, बात सुनिए, ये हुकूमत जो है ना जी, तो समझ में नहीं आती। कराची, ये सिंध हुकूमत ने तो कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं तो बाहर रह के आई हूँ, सब जगह, सिंगापुर, सब जगह कहीं ऐसा डिसिप्लिन नहीं है जैसे यहाँ पे कराची में माशाल्लाह से। जी बिल्कुल अनगवर्नेबल है सिचुएशन इस वक्त तो। और बदकिस्मती यही है कि कोई भी जमात जो है इसकी ओनरशिप लेने पे तैयार नहीं है। जिन्होंने ली भी थी उन्होंने भी वो खास कारनामे नहीं किए थे शहर के साथ यार, मतलब किए तो थे लेकिन वो अच्छे वाली तब्दीली नहीं थी सर वो। हाँ याद है, आपको भी वो याद है, हम सबको याद है। जरक चीमा हैं वजीराबाद से। जी जरक भाई। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। मैं एक दो छोटी छोटी बातें करना चाहूंगा। एक तो स्टेट बैंक का जो हमारा मॉडल है ना सर, ये बिल्कुल अबसर्ड है। अच्छा। कुछ दिन पहले मैं सुन रहा था बाकी साहब कह रहे थे यूके में कि हमने जनाब रेट जो है करेंसी का इसलिए हाई है
क्योंकि पाकिस्तान में जो लोग पैसे भेज रहे हैं उनको अच्छा रेट मिल रहा है। देखिए ये कितनी कितनी बेतुकी बात है। अच्छा चले मैं एक सेकंड के लिए इनकी ये बात भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ, अगर इन्होंने इस तरह चलना है तो कम से कम ये हमारी जो पाकिस्तान में फॉरेक्स मार्केट है उसको थोड़ा सा लेवरेज कर दें, ताकि जब हमारी करेंसी गिरे तो हम जैसे जो गरीब लोग हैं ना वो भी कुछ 200-400 डॉलर की कोई बाय कर लें लेवरेज लेके, ताकि वो भी प्रॉफिट कमा लें। बाहर से जो लोग पैसे भेज रहे हैं वो तो मजे ले रहे हैं, और जो पाकिस्तान में बैठे हैं हमारी आधी हो रही है। और दूसरा एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि लोन बड़ी दे रहे हैं आजकल खुशी से, मतलब घर पे लोन ले लो, इधर ले लो। हमारे मुल्क में 80% लोगों के पास जाती घर है, और दुनिया में किसी पूरी दुनिया में कहीं भी मॉडल ऐसा नहीं है कि जिधर आपका घर जो होता है ना वो आपका अपना होता है, बहुत कम होता है, मतलब ज्यादातर मॉर्गेज होता है। तो कम से कम हम जैसे लोगों को इतनी सी ऑप्शन दे दें कि अगर हमारे पास कारोबार नहीं है, कारोबार था लेकिन वो चलो इमरान खान साहब खा गए हैं, लेकिन आप हमें इतनी सी ऑप्शन दे दें, अगर हमारे पास घर है तो हम घर के पेपर रखवा के उस पे 1 विंडो ऑपरेशन दे रहे हैं ना, बाहर से जो लोग पैसे ला रहे हैं पाकिस्तानियों को भी सर 1 विंडो ऑपरेशन दे दें, ताकि हम अपने घर के पेपर्स दिखा के अपनी अक्ल के मुताबिक को कारोबार कर सके, हमारे लिए आसानी हो सके। मैं एक MBA ग्रेजुएट हूँ और हमारे पास कोई काम दुनिया जहाँ का नहीं रह गया, और ऊपर से ये स्टेट बैंक और ये जो इनकी पॉलिसीज आ रही हैं, ऐसे लग रहा है जो पाकिस्तान में लोग हैं वो तो बिल्कुल फारिग हैं, बाहर से जो उन्हें डॉलर भेज रहा है वो इनके लिए कुछ है। आप थोड़ा सा हमें भी ज़रक भाई वो कहते हैं, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ ज़रक, वो कहते हैं कि मतलब वो ओवरसीज हैं, हम अंडरसीज हैं। बाकिर भाई तो खुद आपको पता है ओवरसीज हैं। हाँ बाकिर भाई खुद है। अच्छा मैं ज़रक साहब आप हैं अभी लाइन पर ज़रक साहब? अरे यार मैंने क्योंकि वज़ीराबाद से है ना, तो वज़ीराबाद की एक बड़ी खासियत है ना कि वहाँ पर वो ये छुरे तलवारें बड़ी फिट मिलते हैं, तो थोड़ा सा चलो मुझे बड़ा शौक है, तो मैं चाह रहा था कि कोई मुझे। खुर्शीद अहमद साहब हैं कराची से। जी खुर्शीद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये कहने है कि सबसे पहले इमरान खान 2 नंबर हुकूमत कर रहा है, अभी तक लोन का मामला सही नहीं है कराची में। दूसरी बात ये क्या हुकूमत करेंगे जिसने एक अंडे का कीमत जो है ना वो उससे कंट्रोल नहीं हो सका। जी बिल्कुल जी। एक अंडे की कीमत कंट्रोल नहीं कर सकते, वज़ीर क्या बनेगा? इसके मुंह को देखो, ये क्रिकेट करे, ये इसके काबिल नहीं है। ठीक है खुर्शीद भाई, मतलब आप बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं, लेकिन हम टू लगाने के बजाय हमने कहा कि यार मतलब ठीक है बात समझ गए हैं, समझ गए हैं। ये भी लग रहा था कि कहीं और बल्कि ये कह जाने वाली हैं बातें, तो एक अंडे की कीमत तुम क्या जानो इमरान, क्या जानो, ऐसा ही है। अब आज के लिए इतना ही जी, मंडे को दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।